Hello friends, today we will be discussing a very important topic on advantages of audit. The advantages of audit can be classified as advantages to business, advantages to owners of business, advantages to the management, and advantages to others. So one by one we will discuss these advantages. First is the advantages to the business. The first advantage to a business in conducting an audit is the care and system. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो अकाउंटिंग का काम होता है वो अकाउंटिंग का काम अकाउंट कीपिंग स्टाफ या बुक कीपिंग स्टाफ या अकाउंटेंट्स जो होते हैं वो ये काम को पूरा करते हैं, और ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ये अपना काम बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिकली करेंगे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रख के करेंगे अगर इनको ये पता है कि हमारे किए गए काम का ऑडिट होने वाला है। तो अगर आप ऑडिट ही नहीं करवाते तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला एम्प्लॉय होगा वो हैपहैज़र्ड तरीके से या इनएफिशिएंट तरीके से अकाउंटिंग का काम करेगा, जिसकी वजह से कुछ एंट्रीज में एरर हो सकता है, कुछ अकाउंटिंग में मिस्टेक हो सकती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो सकता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करवाना है। अगर ऑडिट हो रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के मन में एक डर भी लगा रहेगा, विच ब्रिंग्स अस टू दी सेकेंड एडवांटेज कि एक डर बना रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के मन में कि हमारे काम को कोई ना कोई थर्ड पर्सन चेक करने वाला है। ऑडिटर जो होता है वो आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को चेक करेगा, और अगर कोई गलती, कोई एरर या कोई फ्रॉड निकलता है तो इमीडिएटली वो आइडेंटिफाई की जा सकती है कि किस एम्प्लॉय की वजह से वो गलती हुई है या फ्रॉड हुआ है, और उस एम्प्लॉय के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। सो रेगुलरली अगर आप आपके ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करवाते हो तो इट एक्ट्स एज अ मॉरल चेक ऑन ऑल योर एम्प्लॉयज। थर्ड एडवांटेज है कि आपको लोन और क्रेडिट फैसिलिटीज मिलने में आसानी हो जाती है। जो भी बैंक्स हो गए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए वो लोन देने से पहले आपके ऑर्गेनाइजेशन का बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करते हैं कि आपका बिजनेस पोजीशन कैसा है, आपको लोन दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे कोई थर्ड पर्सन क्यों भरोसा करेगा? आप तो आपका प्रॉफिट दिखाने के लिए कुछ भी लिखोगे। यू कैन राइट एनीथिंग, आपकी बुक्स है, आप पे भरोसा कैसे किया जा सकता है? लेकिन अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट हो रहा है, मींस आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक ऑडिटर, इंडिपेंडेंट ऑडिटर चेक कर रहा है। इसका क्या मतलब निकल सकता है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बराबर हो गए। अगर ऑडिटर ने रिपोर्ट दिया है कि सब अकाउंट सही है, ऑल ट्रांजैक्शंस आर प्रॉपरली रिकॉर्डेड, इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो जेन्युइन है, बराबर से है। तो बेस्ड ऑन दैट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको लोन मिलने में और क्रेडिट फैसिलिटीज मिलने में आसानी हो जाती है। चौथा एडवांटेज जो बिजनेस के लिए है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटीज। अब यहाँ पे लायबिलिटीज की जो बात करते हैं हम, तो टैक्स लायबिलिटीज की बात करते हैं। अलग अलग टाइप की टैक्स लायबिलिटीज किसी भी बिजनेस के पास होती है। इनकम टैक्स पे करना होता है, वेल्थ टैक्स पे करना होता है, जीएसटी पे करना होता है। अब ये सभी लायबिलिटीज जो होती है ये किसी ना किसी चीज़ पे डिपेंडेंट होती है। जैसे इनकम टैक्स आप कितना पे करोगे ये आपके कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के इनकम पे डिपेंड करेगा। जीएसटी आप कितना पे करोगे ये आपके कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के टर्नओवर पे डिपेंड करेगा। अब जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप तो टैक्स बचाने के लिए कम इनकम भी दिखाओगे, सेल भी कम दिखाओगे। अगर आपको टैक्स बचाना है तो आप ऐसी मैल प्रैक्टिसेस कर सकते हो, या ऐसा गवर्नमेंट सोच सकती है कि आपने कोई ना कोई मैल प्रैक्टिस की होगी। तो ऐसा ना हो, इसलिए आप अगर आपके अकाउंट्स का ऑडिट करवाते हो तो ऑडिटेड अकाउंट जो होते हैं वो रेडीली आपकी जो टैक्स अथॉरिटीज़ होती है वो बिलीव कर लेती है कि ये ऑथेंटिक होते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऑडिटेड अकाउंट्स हो गए वो एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर ने डिटेल में चेक किए होंगे।
तो उसमें जो भी आपके सेल्स होंगे या जो भी आपकी इनकम होगी वो आपकी प्रॉपरली लिस्टेड होगी। मींस आपके इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ जो होंगे या आपकी जो जीएसटी अथॉरिटीज़ होंगे वो ऑडिटेड अकाउंट्स को ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं और आपको जो टैक्स पेमेंट में जो टैक्स लायबिलिटी डिसाइड करने में जो होती है वो आसानी हो जाती है। फिफ्थ एडवांटेज जो ऑडिटिंग का है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्स प्राइस। अगर आपको आपका रनिंग बिजनेस बेचना है, ओके, या कोई पर्सन आपका बिजनेस खरीदना चाहता है, तो आप क्या प्राइस कोट करोगे आपके बिजनेस की? कोई भी रैंडम प्राइस कोट करेंगे क्या हम? नहीं। आप बिजनेस की प्राइस कैसे कोट करते हो कि आपके सभी एसेट्स माइनस योर लायबिलिटीज प्लस योर गुडविल। ओके, अब जो खरीदने वाला है वो कैसे मानेगा कि आपके एसेट्स बराबर है और आपकी लायबिलिटीज बराबर है? ओके, आप कोई चीज़ जब खरीदने जा रहे हो तो आप कैसे मानोगे कि ये सामने वाले के बिजनेस में इतने एसेट्स ही है और इतनी लायबिलिटीज है और ये प्रॉपर फिगर पे डिस्प्लेड है? तो अगर आप आपके अकाउंट्स का ऑडिट करवाते हो तो ये जो दिक्कत है डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्स प्राइस की जो दिक्कत है वो निकल जाती है। आपका जो ऑडिटर है उसके रिपोर्ट के हिसाब से आपके बिजनेस की आप एक सही वैल्यू लगा सकते हो और उस सही वैल्यू पे आप आपका बिजनेस जो है वो इंटरेस्टेड पार्टीज को सेल कर सकते हो। सिक्स्थ एडवांटेज होता है एट द टाइम ऑफ डिटरमाइनिंग द वेजेस एंड बोनस टू द एम्प्लॉइज। टाइम टू टाइम ऐसा होगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ जो है वो इंक्रीमेंट्स मांगेंगे, वेजेस में इंक्रीमेंट्स मांगेंगे, बोनसेस मांगेंगे, और अगर उनकी डिमांड्स पूरी नहीं होती तो दे मे गो ऑन स्ट्राइक, दे मे स्टॉप वर्किंग। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि आप एज अ मैनेजमेंट आपके एम्प्लॉयज़ के साथ बैठ के एक रिजोल्यूशन पे लाते हो, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का काम शुरू करते हो। एंड एट द टाइम ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल अकाउंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करते हैं। ओके, आप आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल अकाउंट्स को आपके एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करके उनके दिखा सकते हो कि आपकी फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है और उसके हिसाब से आप नेगोशिएट कर सकते हो एम्प्लॉयज़ की सैलरीज, एम्प्लॉयज़ की वेजेस, एम्प्लॉयज़ को मिलने वाला बोनस, इंक्रीमेंट, ये सभी चीज़ें आप इजीली नेगोशिएट कर सकते हो अगर आपके पास आपके ऑडिटेड अकाउंट्स है तो। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ क्लेम्स। मैनी अ टाइम्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई फायर होगी या कोई मशीनरी से रिलेटेड कोई एक्सीडेंट होगा, कोई एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो सकता है। इन सब टाइम पे आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन को जो नुकसान हुआ है वो नुकसान का आपने अगर इंश्योरेंस करवाया है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देगी, उस नुकसान का भरपाई करेगी। लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज के साथ जब आप क्लेम सेटलमेंट के लिए बैठोगे तब इंश्योरेंस कंपनीज आपसे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगेगी। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों मांगेगी इंश्योरेंस कंपनीज आपसे? ये पता करने के लिए कि सही में आपका कितना स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ है, सही में जो आपकी मशीनरी डिस्ट्रॉय हुई है फायर से या किसी भी रीजन की वजह से आपको जो लॉस हुआ है, तो जो एसेट क्या आपको लॉस हुआ है उस एसेट का वैल्यू क्या था, ये फाइंड आउट करने के लिए आपको आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगेंगे। ओके, नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इंश्योरेंस कंपनीज आपको एंटरटेन नहीं करेगी। आपके पास अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो वो इजीली आपका क्लेम जो है वो एडमिट कर लेते हैं, क्योंकि आपके जो ऑडिट है, आपका जो ऑडिटर है उसने प्रॉपरली आपके एसेट्स की वैल्यूज जो है वो ऑडिटेड रिपोर्ट में दी हुई होती है। नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो है सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। ओके, जो ऑडिटर होता है वो सिर्फ आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट नहीं करता, बल्कि वो आपको आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो वीकनेसेस है वो वीकनेसेस, आपके अकाउंटिंग प्रोसेस की जो वीकनेसेस है वो वीकनेसेस को किस तरीके से दूर करना है इस पर भी आपको गाइडेंस देता है। तो आपका जो ऑडिटर है उसके प्रोफेशनल एडवाइस से ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बेनिफिट होता है अपने अकाउंटिंग प्रोसेस और अपना इंटरनल कंट्रोल्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये जो एडवांटेजेस थे ये एडवांटेजेस थे एडवांटेजेस टू बिजनेस।
अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है एडवांटेजेस टू ओनर्स। ओके, ओनर्स जो होंगे वो 3 टाइप के ओनर्स हो सकते हैं, एक्चुअली 4 टाइप के ओनर्स होते हैं। पहला होता है सोल ओनरशिप, सेकंड होती है पार्टनरशिप फर्म, थर्ड होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी, और फोर्थ होते हैं द कोऑपरेटिव्स और ट्रस्ट। तो एक एक करके ओनर्स को क्या एडवांटेज होता है ऑडिट का वो हम लोग अब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ओनरशिप। इफ अ बिजनेस इज ओन्ड बाय अ सोल ट्रेडर, he can rely well on the audited accounts and on his account clerks who are responsible for maintenance of accounts। जो सोल प्रोप्राइटर होगा वो अपने अकाउंट्स का ऑडिट क्यों करवाएगा, ये जानने के लिए कि उसने जो अकाउंटिंग क्लर्क अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखा है वो कितना रिस्पॉन्सिबली, कितना डिलीजेंटली काम कर रहा है, ये जानने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोप्राइटर रहेगा या ओनर रहेगा वो ऑडिट करवाता है। वैसे जो पार्टनरशिप होती है, देखिए पार्टनरशिप फर्म में 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं जो एक साथ मिलकर बिजनेस करते हैं। ओके, जहाँ पे भी 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक साथ मिलकर बिजनेस करते हैं, कभी ना कभी एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जहाँ पे उनमें कोई ना कोई डिस्प्यूट आएगा। प्रॉफिट शेयरिंग से लेकर डिस्प्यूट हो सकता है, बिजनेस करने के मेथड से लेकर डिस्प्यूट हो सकता है, या किसी भी दूसरे रीज़न की वजह से डिस्प्यूट हो सकता है। तो ये डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए और उनके कैपिटल्स को एडजस्ट करने के लिए, बहुत बार ऐसा होता है कि डिस्प्यूट इतनी बढ़ गई कि कोई पार्टनर कहता है कि मुझे पार्टनरशिप फर्म में से अब बाहर निकलना है, मुझे पार्टनरशिप में नहीं रहना। तो ऐसे स्टेज पे क्या होता है कि वो जो पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर है, उसको उसका कैपिटल एडजस्ट करके आपको रिटर्न करना पड़ता है। तो एट दैट टाइम आपके जो ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं वो आपको बहुत हेल्प करते हैं ये डिटरमाइन करने के लिए कि आपका बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है, आपका जो आउटगोइंग पार्टनर है उसका कितना कैपिटल बनता है और उसको आपको कितना पेमेंट करना है। ओके, तो एट दैट टाइम ऑडिटेड अकाउंट्स जो है वो आपको बहुत हेल्प करते हैं। थर्ड है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी का बिजनेस कैसे चलता है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का बिजनेस चलाने के लिए एक मैनेजमेंट होती है और जो ओनर्स होते हैं वो अलग होते हैं। ओके, कुछ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती है जिसमें पब्लिक शेयर्स खरीद के ओनर्स बनती है, तो ओनर्स अलग होते हैं और कंपनी को चलाने का काम अलग लोग करते हैं। जो कंपनी को चलाते हैं उनको मैनेजमेंट कहा जाता है। जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, जो सीईओज होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, उनका काम होता है कंपनी चलाना, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कंपनी के एक्चुअल ओनर्स होते हैं। अब जो कंपनी के एक्चुअल ओनर्स है, इन्वेस्टर्स है, वो बिजनेस तो नहीं चला रहे, तो हमने इन्वेस्टर्स ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में वो कितना सेफ है, कंपनी का बिजनेस कितना इफिशिएंटली चल रहा है, कंपनी का बिजनेस कितना प्रॉफिटेबली मैनेजमेंट चला रही है, ये सब चीज़ों को चेक करने के लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी का ऑडिट होना ज़रूरी है। दैट इज़ वाई जॉइंट स्टॉक कंपनी को बेनिफिट होता है ऑडिट करवाने पे। और फाइनली ट्रस्ट एंड कोऑपरेटिव्स। ट्रस्ट में भी वैसा ही होता है, ट्रस्ट के बेनिफिशियरीज अलग होते हैं और ट्रस्ट को चलाने वाले ट्रस्टीज जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो बेनिफिशियरीज जो होते हैं उनका इंटरेस्ट ध्यान में रख के ट्रस्ट चलाई जा रही है या नहीं, ये देखने के लिए आपके ट्रस्ट का या कोऑपरेटिव का ऑडिट होना ज़रूरी है। तो दीज आर द बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट टू द ओनर्स ऑफ बिजनेस। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट टू द मैनेजमेंट। सो फर्स्ट एडवांटेज इज द कंपैरिजन ऑफ अकाउंट्स। कंपैरिजन ऑफ अकाउंट्स मीन्स किसी और मैनेजमेंट के साथ या किसी और बिजनेस के साथ कंपैरिजन ना करते हुए हमारे ही बिजनेस के साथ कंपैरिजन। यहाँ पे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट होती है वो अपने अकाउंट्स को पिछले साल के परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करती है कि पिछले साल हमको कितना प्रॉफिट हुआ था और इस साल हमको कितना प्रॉफिट हुआ, पिछले साल हमने कितना सेल्स अचीव किया था, इस साल हमने कितना सेल्स अचीव किया। और इस कंपैरिजन के ऊपर से, इस कंपैरिजन से कुछ रिजल्ट्स निकलते हैं और बेस्ड ऑन दैट रिजल्ट्स मैनेजमेंट कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती है, जैसे कि अगले साल सेल्स बढ़ाने के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, अगले साल एक्सपेंसेस को कम किस तरीके से रखा जाए,
तो ये जो कंपैरिजन ऑफ अकाउंट्स है ये कब पॉसिबल हो गया, जब आपके अकाउंट्स जो है वो रेगुलरली ऑडिट हो रहे हैं तो ही पॉसिबल होगा। ओके, जब तक आपके अकाउंट्स ऑडिट नहीं होते तब तक हम उन अकाउंट्स की ऑथेंटिसिटी इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट को ऑथेंटिक और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन लगता है डिसीजन लेने के लिए, और ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कहाँ से आने वाला है, ऑडिटेड फाइनेंशियल अकाउंट से। सो एडवांटेज पहला, कंपैरिजन ऑफ अकाउंटिंग के लिए मैनेजमेंट को ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगते हैं। सेकेंड एडवांटेज उसी का कंटिन्यूएशन में है, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। कंपैरिजन करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजमेंट होती है उनको कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए ऑडिटेड अकाउंट्स लगते हैं। डिसीजंस कौन से होते हैं, हमने अभी जस्ट डिस्कस किए कि फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ईयर में हमारी सेल्स स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, नेक्स्ट ईयर में हम लोगों ने कितना एडवर्टाइजमेंट करना है, ओके, कितना एम्प्लॉयज़ लगेंगे हमको नेक्स्ट ईयर। ये सब डिसीजंस लेने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ज़रूरत गिरती है। एंड फाइनल एडवांटेज है एडवांटेजेस टू अदर्स। यहाँ पे अदर्स में एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स है जिनका बिजनेस से डायरेक्टली या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट होता है, जैसे कि बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, टैक्स अथॉरिटीज़, आपके बिजनेस को परचेज करने वाले पर्सन जो आपका बिजनेस खरीद रहा है वो, एंड कोर्ट। तो बैंक्स को क्या बेनिफिट होता है, तो लोन देते समय ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर आपके पास है तो बैंक्स के लिए ईजी हो जाता है आपका लोन पास करने के लिए। वैसे ही इंश्योरेंस कंपनीज के टाइम पे अगर आपका कोई इंश्योरेंस क्लेम है और वो इंश्योरेंस क्लेम सेटल करना है तो आपके पास अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो इंश्योरेंस क्लेम आपका इजीली सेटल हो जाता है। सिमिलरली आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपकी टैक्स लायबिलिटी इजीली आप पता कर सकते हो और टैक्स अथॉरिटीज़ के लिए उतना बेनिफिट होता है। जो आपका पर्सन बिजनेस परचेज कर रहा है, आपके बिजनेस की वैल्यू फाइंड आउट करना उसके लिए इजी होता है अगर आपके अकाउंट्स का प्रॉपर ऑडिट हुआ है तो। एंड फाइनली अगर आपके बिजनेस के अगेंस्ट कोई केस चल रहा है या कोई फाइनेंशियल फ्रॉड से या कोई दूसरे फाइनेंशियल एस्पेक्ट से रिलेटेड कोई केस अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट चल रहा है तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर ऑडिटेड है तो वो ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स कोर्ट में एज एन एविडेंस आप रख सकते हो। यू कैन प्लेस द ऑडिटेड फाइनेंशियल अकाउंट्स एज एविडेंस एंड दे आर इजीली एंड रेडिली एक्सेप्टेड बाय कोर्ट्स। सो फ्रेंड्स, these were all the advantages of the auditing. In the next lecture, we will be discussing on the limitations of auditing. Till then, thank you.